नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा पे। तो दर्शकों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ द जुडिशियल एस्पिरेंट्स एज वेल, आईएएस एस्पिरेंट्स, केएस एस्पिरेंट्स। तो ये एक पॉलिटी का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस जिनको हम कहते हैं। तो दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शंस का दौर भी है, तो हमें ये लाजमी लगा कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए। सो वी हैव ऑन पैनल रिटायर्ड सेशन जज सुभाष गुप्ता जी एंड रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पवन खजूरिया जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। सर, जो ये आज का टॉपिक है, आपने एक जजमेंट भी रिकॉर्ड की है अभी अनूप भरवाल वाली। तो पहले तो हम ये इसकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो एक्चुअली ये प्रोसेस दिया गया है या इसका कानून जो है नहीं दिया गया? देखिए, ये क्या है, थोड़ा सा आपको, जब हमारा संविधान बना, जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई, उसके बीच में ये इंडिया वाज नाउ ए डेमोक्रेसी बनने जा रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस। जी तो स्ट्रगल से निकले हैं हम, निकले। फ्रीडम स्ट्रगल से। तो जब एक डेमोक्रेसी बनी है तो इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्शन जो प्रोसेस है, चाहे वो पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेटिव का है, और उसके बाद में तो हम ये जो अपनी पंचायत राज सिस्टम का है, अर्बन बॉडीज की है, ये सारी सिलेक्शन जो हमारी इलेक्शन होती है। तो ऑब्वियसली कि जो इलेक्शन के लिए एक इलेक्शन कमीशन और उसके साथ एसोसिएट इलेक्शन कमीशनर और चीफ के साथ, तो उसके मुताबिक हमारा जो रेलेवेंट आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, तो उसका है 324, और जो चैप्टर है उसमें है 3424 से लेके 329 तक जो रेलेवेंट चैप्टर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते हैं और इलेक्शन का थोड़ा थोड़ा कि उनके क्या है क्या नहीं। तो बात जो है, जो आपने कहा कि भाई ये बताइए कि ये कैसे कैसे हुआ क्या था कि पहले जो किसी ने जो नोटिस नहीं किया, जहाँ कोई बात चर्चा में नहीं आई, तो वो चलता रहा प्रोसेस। कैबिनेट हेडेड बाय पीएम, वो रिकमेंड कर देती थी, और जैसे दूसरे लोग अपॉइंट होते थे, दूसरी जो बॉडीज हैं हमारी, उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता। तो फिर क्या हुआ, जो मैडम ने जो अनूप वाली जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्णवाद जो रेफर की है, उसमें क्या हुआ, उसमें आ गया कि भाई ये एक पीआईएल हो गया। उसने कहा यार इसमें तो लिखा है जो आर्टिकल 324 है कि एक लॉ बनाया जाए, एक लॉ होना चाहिए और उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये जो यूरी साहब ये बात आ गई, तो पीएल तो नेचुरली एक बात आई। तो फिर जो आपने कहा उसकी कंप्लायंस हुई नहीं थी, उस जजमेंट आज तक बनी नहीं थी, जो मतलब उस लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई थी, जो कि एक होने चाहिए। जजमेंट से वो पॉइंट आउट हो गया कि भाई एक कंप्लायंस नहीं हुई है, जो जिसने पीएल की, और बाद में जो अनूप वर्णवाल ने जो जजमेंट आई, उससे उसके दौरान जो जजमेंट भी आप डिकोड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें वो आगे कि भाई ये जो कि ये प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मैकेनिज्म तो तभी पीएल आया, तो जो एक्ट जरूरी था। तो मेरा वो कहने का मतलब, मैं बीच में आ जाऊंगा इस पे कि भाई ये जो प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने कहा दिस इज नॉट इन कंप्लायंस, प्रेसिडेंट कर देता था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन और ऐसे बन जाते। तो उन्होंने कहा फिर लेकिन एक बीच में बात आ गई, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ मैंने एक बार पहले भी, मैडम आपको याद होगा, हमने इस पर भी बात की थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवनंद भारती जजमेंट। तो फिर उन्होंने कहा, जब जी अनूप वर्णवाल की जजमेंट आई, उन्होंने कहा यार कैसे फेल हो सकती, कौन लोग होने चाहिए, तो सिलेक्शन कमेटी, चीफ इलेक्शन कमीशन, और नेचुरली ब्यूरोक्रेट्स भी, प्रेसिडेंट भी और कैबिनेट भी, वो तो सारी रूलिंग पार्टी है, सेम ही हो गया ना। बस। तो फिर उसमें क्या, चीफ जस्टिस को वन ऑफ द
है, चीफ जस्टिस। ताकि न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द उसमें क्या लीडर ऑफ अपोजिशन था? लीडर ऑफ लीडर अपोजिशन भी जरूरी है। हाँ, उन्होंने भी क्या जरूरी इस जजमेंट के है। देखो, मुताबिक गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ वो तो एक ही लाइन होगी। तो आप उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और जैसे चीफ जस्टिस को रखा बीच में। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक ये इंडिपेंडेंट एक देखिए, हाँ। अब बिल्कुल जो आप हाँ। ये सब आपकी हाँ। बात रही है कि अपोजिशन आएगी हाँ। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट और कैबिनेट तो जहाँ हाँ। मैं कैबिनेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निर्माण भी नहीं था, हाँ तो सिलेक्शन कमेटी है, वो तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है समझो, जो उसके पास Selection- रिकमेंड होके जाएगा। हाँ बस हाँ। जो भी करेगा, लेकिन That must be in accordance with law. तो फिर पहले था कि जो कैबिनेट करती थी प्रेसिडेंट को, लेकिन इसमें कि सीजीआई को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या, ये जजमेंट जो आई आपने 2 मार्च 2023, हाँ। ये जजमेंट थी, इसके मुताबिक तो उनको था कि जब तक लॉ नहीं बनेगा Till then, टिल देन जो ऑपरेट करेगा सिस्टम Chief एज पर जजमेंट ऑफ उसमें चीफ जस्टिस रहेगा। रहेगा। ये वो हुई कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम जो जैसे हाँ। हम वो करते हैं, उसमें चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, ऑपोजिशन लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर, तीन। तो फिर इस जजमेंट के बाद कानून बना। कानून बन गया, इसको वर्चुअली उन्होंने सुपरसीड किया इस जजमेंट को, जो इंडिपेंडेंस नहीं रहने दी। हम जो कह रहे हैं, हम जो उसमें क्या आया कि अपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, पहले एक न्यूट्रलिटी थी कि भाई अपोजिशन भी है, सरकार भी है, बीच में वो कौन है जिसको कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि कौन? कहा जाता है इलेक्शन CJI। कमीशन ऑफ इंडिया इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर तो जो है। इसमें इलेक्शन कमीशन कितने काम करता है। देखो, डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन मींस के इम्पार्शियल वे से इलेक्शन, बिल्कुल चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे बिल्कुल। या स्टेट लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बने। नहीं, जो इलेक्शन कैसे हाँ। कंडक्ट करेगा, कैसे? मतलब उस वक्त गवर्नमेंट का कोई हाँ। रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज वर्चुअली द गवर्नमेंट। आपको मुझे मॉडल कोड ऑफ ऐसे लोग रिकमेंड किए जाए कि जो इम्पार्शियल, अपोजिशन का भी रोल रहे, बिल्कुल गवर्नमेंट का भी रहे, बिल्कुल। और बाकी को इंडिपेंडेंट तो चेक करे। फिर देखो, चेक होके तो वो आगे सामने आए सर, इलेक्शन। वही मैडम हमारा आपको जो याद separation होगा, of powers हाँ है। हाँ सर, एक मैं बात करूँ, आपको याद होगा, जहाँ आपको जो आप देखते हो हम्म। हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पिछला हिस्ट्री है जो है मैन पावर, मसल पावर और पैसा, तो देखो आज की स्टेटमेंट किया सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने ओपन कहा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, कि अब भाई आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। Able to participate। और जब हम कहते हैं कि इसको इलेक्शन प्रोसेस को एक हमें उत्सव की तरह मनाना चाहिए, बनाना चाहिए। फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए, तो फेस्टिवल के लिए कपड़े ही नहीं है, हैं? तो ये इलेक्शन प्रोसेस कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये चलो, ये लंबी बात हो जाएगी कि हम कहेंगे कि फाइनेंस का, ये हम तो ये भी कहते हैं कि फाइनेंस स्टेट फाइनेंस होना चाहिए इलेक्शन का, और कोई कैंडिडेट कोई काम नहीं करे, हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया फाइनेंस पे भी लिमिट रखी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं, लिमिट रखी है, तो- लेकिन वो खुद ही कहते हैं जो हाँ। कि उस लिमिट को क्रॉस करते हैं। सर, तो- एज ऑफ नाउ अब आर्टिकल 324 की क्या वैल्यू है? देखो, कंप्लायंस हो चुकी है जो इसके मुताबिक, लेकिन ये आप लोगों ने देखना है। एक पिछले दिनों एक जजमेंट वो आगे पिटीशन लगे, डॉक्टर जे आर ठाकुर ने लगाई वसीम, इनका ये कंसर्न था कि भाई इसको स्टे कर दो, इसको स्टे कर दो, जो आपने जी इलेक्शन लॉ बनाया सेक्शन 7 है, वो लॉ ये क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके क्या है अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड ऑफिस, कितना रहेगा ये 2023 में। चीफ इलेक्शन पे असिस्टेड बाय कमिश्नर, दो इलेक्शन कमीशन, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, उसके प्लस 2 होते हैं, जैसे चल रहा है ये सिलसिला काफी इस वक्त यही सिस्टम चल रहा है। जी। तो कहने का ये मामला है। अभी एक और इशू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एक और जो वीवीपैट है जी, वो चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, जब पहले जो ऑर्डर है उसके पास, आपको मैडम अलीशा को जो होगा कि भाई उसमें कहा कि 5 जो है EVM जो है, वो रैंडम चेक रैंडमली निकाली जाए और चेक की जाए।
जैसे आप लेकिन इसके बाद चेंज आई ना। हाँ, अभी ना चेंज हाँ। नहीं, अभी इन्होंने जो एनजीओ हैं, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली है उन्होंने, एक लिटिगेशन चल रही है, उसमें वो डेट ये हो रहा है, उसने कहा कि ये सारी बीबी पैट से होने चाहिए, सारे में वो निकलना चाहिए, जो आप हर एक को कहते हो। check किया जाए। और जैसे आप मतलब उसमें सभी जो वोट डाला उसका निकल जाए, स्लिप आ जाए, वो ला तो उन्होंने कहा डिले हो जाता फिर क्या है, लेट देयर बी है फुल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन में है ये फंडामेंटल फीचर बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिक इंडिया की और डेमोक्रेसी का ही, और इसी के मुताबिक हमने चलना है। और इलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें तो पॉलिटिकल, और ये थोड़ा अगर आप चाहो तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं एक बात कहूँगा, हमारा एक मिनट में ये आप जहाँ पे हैं, हमारा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये हम अवेयरनेस लॉ के बारे में दिखाना चाहते हैं कि ये जो कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हमारा न्यूट्रल है, वी आर नॉट गेट मोटिवेटेड फ्रॉम एनी पॉलिटिकल जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, जहाँ हमारी न्यूट्रलिटी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आज नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए जो मैनिफेस्टो हैं, जो आम पब्लिक को, हर एक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हैं, और कैंडिडेट को भी देखना चाहिए। जैसे देखो पहले क्या है था, आपने याद होगा आपको, इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि भाई इसका एंटीसीडेंट देखो, तो आप तो क्राइम से डील कर दिया पूरी आपने लाइफ 5 इयर्स कुछ तो था कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट नहीं, उन्होंने कहा ना उन्होंने कहा जब फॉर्म भरते हो आप जो नॉमिनेशन उसमें यू आर सपोज टू डिस्क्लोज, सारा डिस्क्लोज करना है अपने एंटीसीडेंट्स कि भाई मेरे खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, क्या है, और कितने पेंडिंग है, और कितने आगे हैं, कितनी एफआईआर ना ये कैंडिडेट हु इज गोइंग टू बी इन एनी इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट का, स्टेट का है, इवन पंचायत का, दूसरा भी है, और नॉट ओनली ही इज सपोज्ड टू डिस्क्लोज। अच्छा, एक और मामला आया, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा देखो इनके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी एमपी एमएलए की, आपने सुना होगा हमारे ये 1 साल में इनका ट्रायल करना, मतलब ये भी जो आपको तो इनके स्पेशल, और उसको मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, कि जो हमारे जजेस के पास है जो भी है, और यहाँ लेजिस्लेचर के बाद कोई केसेस है तो फास्ट ट्रैक में चलेगा, फास्ट ट्रैक में चलेगा, जो लेजिस्लेचर की पार्लियामेंट है, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है स्टेट सो दैट अगर वो एक्यूज पाए जाते हैं तो उनको निकाल के जो अच्छा, है वो ये आप फिर थोड़ा और लंबा लेंगे इस विषय को, मैं इस पे बात कर लूंगा। ये जो आप फिर जोड़ दो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उस पर मैंने एपिसोड किया हुआ है ना, उस पे क्या है सेक्शन 8 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। पहले क्या होता था, मजेदार, ये देखो क्या अपने हक में ही कानून बनाते हैं। जैसे पिछले बार हमने डिस्कस किया था जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आता जो मेंबर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसमें कि भाई अगर वो कुछ भी करते हैं, जो वो करप्शन लेके भी क्वेश्चन पूछते हैं और वोटिंग करते हैं, तो वो इम्यून, कोई क्रिमिनल करप्शन, अब तो क्रिमिनल नए केस बनेगा उनका, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना, उसने किया ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक्ट जो एक्सरसाइज है करप्टेड की पहले ही हो चुकी है और ऑफेंस कमिट हुआ है आउटसाइड द पार्लियामेंट, उन्होंने दोनों तरफ से लिया। अच्छा, जो हम बात करने जा रहे थे इसमें जो 8(4) की है, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये एक सेक्शन 8 में एक है 2 हद 3, उसमें ऑफेंसेस को दिया गया, जैसे कोई अगेंस्ट स्टेट ऑफेंसेस है, जैसे कोई अगेंस्ट वीमेन ऑफेंसेस है, चिल्ड्रन है, ऑक्सो है, ये कोई ऑफेंस वेरीफाई किए हैं। और लास्ट में जो थी सबसेक्शन 8 की 3, उसमें लिखा है कि भाई अगर 2 साल और 2 साल से ऊपर कोई जो जिसको पनिशमेंट हो जाती है, इन्विक्शन हो जाती है। पहले क्या था 8(4) में जो 8 है और उसकी सबसेक्शन 4 है, उसमें क्या समझता जो स्टक डाउन की है
जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो मैंने जिस पिछली जजमेंट को दी, उसमें क्या रखा उन्होंने कहा भाई देखो ये क्या है कि पहले 3 महीने कोई पूछेगा नहीं उसको मेंबर पास, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। 3 महीने उसको ओपन टाइम है आफ्टर हिज कन्विक्शन। अपील का टाइम दिया है। अपील का टाइम, चलो आप अपील का, आप लोग वकील लोग हैं, आप अपील का ही बात करेंगे। अच्छा सुनो, अपील का क्या टाइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट ने नहीं दिया, वो तो है। बाई देयर शुड बी, मैंने वही इसको डिकोडिफाई कैसे किया, 30 जैसे आप days, हाँ नहीं वो है वहां पे फॉलो ये करो लोगों के stay भाई, हो बाई जाता है। देयर शुड बी हाँ। ए डिस्क्रिमिनेशन। हाँ आर्टिकल 14 की वायलेशन क्यों हुआ? एक आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सजा हो जाती है, हाँ मतलब एक एमएलए एमपी को सजा हो जाती है, तो उसको क्यों हुआ जाता है? वो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत वो भी अवेलेबल रेमेडी है, हाँ। अवेल करे हाँ। सर, है ना? 389 आप कोड हाँ ऑफ जाए अपील करे, अपील stay करे, ले, stay चाहे को। उसी अगर कम सजा है stay तो को है, उसको request पता को है स्टाइल को भी स्टे करता है। हाँ हाँ। तो इसमें अच्छा ये तो चलो आपने जो बीच में बोला कि भाई 3 महीने का, 3 महीने के बाद क्या है अगर अपील हो जाती है या रिवीजन हो जाती है आपसे, अच्छा तो ये सब मजेदार सुनो क्या है, क्या ये जो क्या अपना ही कानून था, उसने कहा कोर्ट स्टे करे या नहीं करे कन्विक्शन, आपकी सेंटेंस सस्पेंड करे नहीं करे, लेकिन जब तक आपकी रिवीजन और अपील पेंडिंग रहेगी टिल देन यू कांट बी डिस्क्वालिफाइड। इफ्सो फैक्टो यू कैन से देयर इज अ स्टे ऑन योर कन्विक्शन। मतलब अपील फाइल करना ही नहीं 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 देखो ना, मैडम ये हो गया कि अपील फाइल करना ही स्टे होता है, बस हो गया, हाँ मतलब आम पब्लिक से अलग हो गया ना। फिर इस जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उन्होंने कहा नो दिस अल्ट्रा वायरस है। इतनी इम्यूनिटी दी हुई है इतनी उनको। इम्यूनिटी दे दी है आपने, जैसे हमने हाँ फिर उन्होंने 8-4 को स्ट्राइक, स्ट्रक डाउन कर दिया। और वही एक बात हुई आपने, मैंने इसको और भी किया राहुल गांधी के जो अभी को थे, उन्होंने कहा इसको 2 साल की सजा हुई, तो उसको कितना टाइम लगा कन्विक्शन स्टे कराने में, सेंटेंस हो गई थी, ट्रायल कोर्ट ने कर दी थी, लेकिन देखो उसमें 2 है 3, एक तो सेंटेंस करनी है स्टे और बेल लेने 2 years और मोर 8 ईयर और मोर। तो दूसरा क्या था कि उसको कन्विक्शन स्टे करने के लिए कोई तैयार नहीं था, जो गया लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जनरली हो जाती है, लेकिन मेरा जो हमने पहले कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, अगर हम इनको वहां पे 8-4 के नीचे प्रिविलेज देंगे, तो इसलिए वो इनको स्टक होगी। जो आपने क्वेश्चन जोड़ा इसके साथ हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक किस्म के मतलब जो आम जनता से जो हमारे अपने राइट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट मतलब जस्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम चलना चाहिए ना सबको, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी क्या है, अभी कोई किसी को सजा होती है, he has to follow code of किसी को conviction होती है, सजा होती है, नॉट वो पेंडिंग रहा तो फिर एक दिन क्वेश्चन था किसी का कि 5 साल तक नहीं करता रहा, मैं 5 साल गया जहाँ 10 साल सजा हो गई, तब तक सजा उसका टेन्योर भी खत्म हो देखो जाएगा। सजा किसी आम आदमी को हो जाती है तो उसको जेल जाना ही जाना, जब तक उसका स्टे ना हो जाए, अपील फाइल करके स्टे ना मिले, तो तो जाना ही जाना। इसी कंटेस्ट में जो आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा 1 साल में ट्राई करो, मतलब कोर्ट भी स्टे देती है ना, और जो क्रिमिनल तो उन्होंने कहा जल्दी ट्रायल हो जाएगा, जहाँ तो कन्विक्शन हो जाएगी या कितना हो जाएगा, तो लॉ विल फॉलो इट्स ओन कोर्स। तो जे वाली बातें भी आई हैं, तो इसमें मैं चाहता था कि आप मैडम आए और हमसे ये बातचीत करें, ये केस जो और बड़ा इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में, आज के वक्त में जो दौर चल रहा इलेक्शन का दौर है। अच्छा मैडम और एक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसका, जो एक थोड़ा अपने दर्शकों के लिए, जो दर्शक हैं हमारे जुडिशियल एस्पायरेंट्स भी हैं, और जो हमारे ये जो दूसरे एग्जाम देते हैं IAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो है, ये इनके एस्पायरेंट्स के और कॉन्स्टिट्यूशनल में जो इंटरेस्ट लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट सभी को लेना है, पॉलिटिकल साइंस है, हमारे लॉ में भी आता है, और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी लोगों ने रखा, और हमारा केसीएस में भी एक सब्जेक्ट होता है, और मुझे लगता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। सारे लॉज तो इसी से इसी से निकले हैं, अगर कोई वायलेशन, एवरी पर्सन शुड नो दिस। बिल्कुल, इसलिए ये जो हमने जो आज ये चर्चा चुनी, और खासकर इलेक्शन कमीशन पे उसके इंडिपेंडेंस में जो इलेक्शन वो करवाता है,
और जो लोग हमने कहा कि वो लोग आने चाहिए जो अबव हो, जिनके खिलाफ कोई नहीं, वो ब्यूरोक्रेट भी हो नेचुरली, ये तो ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर से आते हैं, या आईएएस ऑफिसर जो भी हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन इनका चयन जो करना है, जो इनकी सिलेक्शन करनी है, तो जो रिसर्च, देखो इसमें क्या प्रोसेस है, एक रिसर्च कमेटी है, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, तो फिर शॉर्ट लिस्ट करके इसको उसमें से फिर उसके बाद 3 जो कमेटी के मेंबर इस वक्त जो ये भी मैटर दोबारा चैलेंज हो चुका है, स्टेट चाहे नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का दौर था, उन्होंने कहा अगर हमने स्टे कर दिया तो इस वो प्रोसेस indirectly को, elections तो नहीं हो पाएंगे फिर। वो उसमें हर्डल होगा। हर्डल लेकिन मैटर जो इस वक्त भी जो हमने ये भी मैडम कर दिया हमने कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी, और जो पार्लियामेंट और उसका वीवीपैट का भी हमने बात कर दिया कि वेरीफाइड होना चाहिए सारा। ये जो दूसरा ये आया ना, जो ये तो फिर मैंने पहले ही बात की कि ये रंजन गोगोई ने ये रेफरेंस हुआ था इसका इसी अनूप में मनवाल वाला। हाँ। तो एक यही है हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, फाइनेंस का भी है, लेकिन आज एजेंडे जो हैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हैं ये बिग हैं, और इनको जो मुझे परफॉर्मेंस नहीं होती, और इनके जो परफॉर्मेंस वायदे होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे, वो इतने जबरदस्त वायदे होते हैं। ये कोई एक मॉरल होना चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए यार, अगर कोई देते हो तो जो आपका मैनिफेस्टो इट शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, गारंटी होती है टेंटेटिव, इतनी प्रचार मत करेंगे, ये जो एजेंडे 1 2 3 वो फुलफिल करेंगे, कितने में 33% कितने परसेंट हो सकता है, तो यहाँ पे तो कोई हायर लिमिट नहीं। और एक और मैडम हमने पीछे बातें करते होते एक और बात आई कि जैसे आप देखते हो एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट का आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी है, उसके एक आप एपीआर हर साल लेते, इनकी भी होनी चाहिए, इनके भी एपीआर होना, और इनको बैक करने की होना चाहिए कि अगर पुअर पब्लिक हो परफॉर्मेंस जाए, मिसकंडक्ट हो तो इनका समझो एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए एजेंसी गवर्नमेंट के पास है। हाँ बिल्कुल, और एक दोबारा इनको कॉल बैक होना चाहिए कि 5 साल, देखो 5 साल तो जनता बढ़ गई ना इनके साथ, बन गए उसके साथ ही, चाहे उसकी पुअर परफॉर्मेंस, चाहे कुछ करे या ना करे, 3 साल हो सकता बीमार है, ऐसा आ जाता, उसको वापस करने की इजाजत होनी चाहिए, वापस करने, ये हुआ था, नहीं काम कर रहा, ये कई कंट्रीज में देखो सवाल हो चुका। कोई एम्प्लॉय किसी जगह पे पोस्ट होता है, वो परफॉर्म नहीं करता, उसको वहां से शट आउट किया जाता है। ये तो अब एक एमएलए या एमपी आ गया, जो आ गया 5 साल के लिए, उसको बैठना ही बैठना है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, आपकी गली सड़कें नालियां बने ना बने, उसको बैठना है, ये ठीक है, हो ना, उसको ये होता है रिपीट की, आम आदमी को रिपीट का क्या है, पेंशन अलग से, वो तो चलो 5 साल के बाद रिपीट होगा या नहीं, वो उससे पहले भी उसको, लेकिन जिनका एमपी है बीमार हो गया, मैं ऐसे परफॉर्मेंस उसकी, चलो उसकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ हो गया तो क्या वो 5 साल तक इलेक्शन कोई नहीं, तो उसमें कुछ सिस्टम अवॉल्व करना चाहिए कि भाई अगर ये बातें हों, ये रिपोर्ट हो गवर्नमेंट एजेंसीज की या लोगों की हो, तो उसको कॉल बैक, और उस इलाके में फेयर एंड दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने देखा, इवन मैंने प्रैक्टिकली देखा, कुछ सरपंचेस की डेथ हो गई, डेथ में है, इसमें भी नहीं है, बट अभी तक उसमें इलेक्शन कुछ नहीं, वो एक बगैर उसके चल रहा है, सब पंचायत उसके बगैर चल रही है, वो भी है, ये होना चाहिए। अच्छा एक मैं बात कर रहा हूँ, पहले लीगल हायर्स चला रहे होंगे ना, ऐसे वो ऐसे ही होगा ना, वो मैडम वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं ना, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बट वो अपने आप को पंचायत के सरपंच बना के, अंदर लोग बैठे हैं, बेचारे लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं, बट वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। अदरवाइज तो उसके विद इन 3 मंथ्स प्रोसेस शुरू करके इलेक्शन होनी चाहिए और नया बंदा बनना चाहिए। अच्छा मैं एक, अब हम लोग रूरल बैकग्राउंड से भी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सुना है, एक नंबरदार चुना जाता है, चौकीदार चुना जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो चला जाता है, उसका बेटा जो काम चलाता है, वही मैडम कह रही है ना, चलता रहता है, जो ऐसे मतलब लोग उसके बच्चे को भी कहते हैं सरपंच साहब आइए, नंबरदार साहब आइए, तो चलता रहता है, कोई इसको गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक, हमारे पास लीगेसी थोड़ी ना दी है कोई, हो नहीं सकती जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अच्छा अभी मैं दूसरी, हमारे पास मैंने कहा एक तो आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसके थोड़ा अपने दर्शकों के लिए और ऐसे भी कानूनी पॉइंट है,
तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे हमारे जम्मू और कश्मीर में जो बी एल शर्मा साहब, जो हमारे पहले बी एल शर्मा साहब, स्टेट इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर है, क्योंकि उसकी बहस जो असेंबली, सॉरी, इसमें जो इसकी जो पंचायत राज की इलेक्शन करवाना। देखिए फर्क, मैं अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। लोकल बॉडी, सारा लोकल बॉडीज, लेकिन आपने कहा लोकल बॉडीज, मजेदार सुनिए, हमारे संविधान में क्या लिखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी प्रोविजन है 243, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया होगा और एक बार मेरी डिस्कशन हुई है। इसमें प्रोवाइडेड है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज और अर्बन बॉडीज की इलेक्शन का हिरासत करेगा। लेकिन मजेदार सुनिए, इन कंट्रावेंशन टू दैट हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट है, इसमें किसको पावर दे दी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इस वक्त चीफ इलेक्टोरल स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसको दे दी अर्बन। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप चाहोगे हाँ, मैं पढ़ के भी इलेक्शन बता दूं कमीशन- अपने दर्शकों के लिए। इलेक्शन कमीशन इंडिया को पावर्स दी गई ना, है। इंडिया को पावर नहीं दी गई। इंडिया को नहीं, एक इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारे JNK स्टेट के हैं, स्टेट वो आप म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन में दो, हमारे यूटी के जो इलेक्टोरल अफसर है ना, चीफ नहीं, वो आप जो- कह रहे हो एक्ट में दी हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें वो दी मैं है? पढ़ रहा हूँ ना, हाँ। वही तो इंटरेस्टिंग है। वही तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि दोज प्रोविजन 9 and 80 जो म्युनिसिपल एक्ट के हैं हाँ, और म्युनिसिपल they कॉर्पोरेशन must be in contravention. दोज आर इन कंट्रावेंशन हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, मैं ये थोड़ा बताऊंगा दर्शकों को बता दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है, देखिए ये जो इसमें ही है कि कौन कराएगा इलेक्शन, ये आपको पंचायत है, तो इसके साथ ही रिजर्वेशन है, ये आपको इसका ये यही ये 20 ये मैंने पहले भी इस पे, तो किसकी जुरिस्डिक्शन है? तो 324 में ही ये देखिए ये कौन करेगा? ये दो अलग अलग आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल म्युनिसिपैलिटी, इनका कौन कराएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन कौन करवाएगा? ये सारा इसी का है ये। तो ये मैं अभी बता दूं आपको दर्शकों के लिए। एक मिनट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल 243 के 243 के मैंने पढ़ा, इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है ना। देखिए जो ये थोड़ा सा हमारा नेता थोड़ा एक्सपेंड हो गया स्टेट का भी 243 के इलेक्शन टू द पंचायत, द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल polls or and conduct of election to the panchayat shall be vested in state election commission. जैसे अभी अर्बन बॉडी का भी देखना है, consisting of a state election commission Headed to by be governor. appointed by the governor. मतलब इसमें ये आ गया हमारा पंचायत इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? ये State हमारा election, state स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो इसके साथ ही आपको यू विल फाइंड इस जो इसके साथ अर्बन बॉडीज भी होगी, आगे आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। 243Z देखें तो 243Z 243Z, हाँ ये कंपोजिशन बिल्कुल वी आर रीचिंग बिल्कुल वाई जेड जेड का भी है। Z का इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटी। हाँ देखिए जो द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of election roll, this is the process है, or and conduct of all election to the municipality shall be vested in state election commission as per to article 24। जबकि हमारे एक्ट्स जो है जो म्युनिसिपल म्युनिसिपल एक्ट है, एक्ट है, निकालिए आप म्युनिसिपल एक्ट के Municipal- 9 और जो जम्मू जो देखिए पहला क्या हुआ, जो हमारा जो म्युनिसिपल एक्ट का जो जम्मू कश्मीर को लगता था म्युनिसिपल एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट दो है।
जे भी अभी भी और इसमें जो हमारी जो चेंजेस आए जो के रीऑर्गेनाइजेशन में स्टिल दे आर जे ऑपरेटिव रहेंगे। स्टेट एक्ट जो है ये एप्लीकेबल रहेंगे टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके मुताबिक जो सेक्शन 9 मैंने रेफर किया और 18 है, उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बाय द ए स्टेट एक्ट ए लॉ कैन ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। No. It should be in consonance. If those are ultra wise, the constitution then automatically shall prevail. तो ये अभी तक इसमें प्रोसेस भी हो, ये पॉइंट आउट भी मैं किए हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे कि भाई ये जो इसके मुताबिक होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा बी एस शर्मा साहब को, मैं सर आपने कहा कि मैं ये पंचायत के इलेक्शन के बारे में प्रक्रिया यहाँ पे शुरू, तो मैंने उनको कहा सर आपने कहा कि मैं ये देखूंगा पंचायत भरी और पूरे साथ उस पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, तो मैंने कहा इस वक्त मुझे लगता है वही होंगे जो आपके वो पहले काम थे कश्मीर में। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं ये जो अर्बन बॉडीज की है ये पूरे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन वही है जो हमने पढ़े, जो 243Z और दूसरा वो पढ़ा पहले वाला 243K पढ़ा, तो उसमें है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, दोनों को पंचायती राज और अर्बन बॉडीज की इलेक्शन को दिखना है। तो हाउ दीज टू प्रोविजंस आर एग्जिस्टिंग 9 and 18 जो मुफ्त जिसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पावर दी गई है इलेक्शन करवाने के लिए अर्बन बॉडीज की, तो उन्होंने कहा हमने लिख के दिया दिस इज इन नोटिस ऑफ द लॉर्ड गवर्नमेंट और हमारा सारा, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा इस कानूनी चर्चा के फोरम से हम ये कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि वी आर फाइनल, वी हैव डिस्कस द प्रोविजंस, आप इस पे देखें चर्चा करें, अगर जो हमने कहा है अगर ठीक है कि ये जो 9 और 18 जो म्युनिसिपल एक्ट के नीड प्रोविजन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इनको आप अच्छी तरह के लिए जो भी जो भी इसको डील करती है गवर्नमेंट की कोई भी लॉ भी हमारा यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट है जो भी है गवर्नमेंट का कोई भी है जो यही जो कॉन्स्टिट्यूशन पे नजर रखते हैं, तो देखें अगर हम ठीक कह रहे हैं तो इसमें नेसेसरी चेंजेस होंगे। पहले हमने आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी की इलेक्शन नहीं हो सकती, ओबीसी को भी हमने दिया, तो पंचायत की भी नहीं हो सकती, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो उस वक्त भी मैंने कहा कि ठीक है ओबीसी का भी एक इशू है, वो भी आप देखो, उनको भी रिजर्वेशन ऐड करो, लेकिन इन प्रोविजन को भी देखो 90 बाय द दीज आर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी गई। तो मैडम काफी हो गया, तो आज हमने जो देखिए हमने जो हाँ वोटर को आप अपील करें, साहब आप भी अपील करें कि भाई ये वोट हमारा जो ये कीमती वोट है, हाँ इसको वेस्ट ना करें और चंद किसी लालच में आके, चंद रुपए के लालच में या चंद किसी भी ऐसी चीज के लालच में आके अपने कीमती वोट को जाया ना करें और अच्छे से मैनिफेस्टो को रीड करें, समझें। अगर आपको समझ नहीं आती है तो अपने आसपास किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाके उसकी मदद लें जो पढ़ना लिखना जानता है, तो उसके बाद जो अपना कीमती वोट जो है फिर जाके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे। सर ये अपील करते करते मुझे एक नोटा का वो याद आ गया कि वी हैव एन ऑप्शन ऑफ नोटा, सर उसमें आप थोड़ा सा करेंगे। नोटा का ये है कि नन ऑफ द अबव, लिस्ट है 1 2 3 6 लोग खड़े हैं, मुझे पसंद नहीं आता, आपको पसंद नहीं आता, इनमें से कोई भी आपको लगता है कि तो जबरन आपको किसी को जो है वोट नहीं करना है, आपका राइट है, आप नोटा को पिक कर सकते हैं। नोटा तो फिर नन ऑफ द अबव, ये समझे ना? जी, नोटा इज द नन ऑफ द अबव, यानी अगर आपको इन किसी भी कैंडिडेट का, अगर आपको कैंडिडेचर पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है, नन ऑफ जबरदस्ती नहीं है कि हमने किसी को भी जबरदस्ती वोट करके वेस्ट मत करें अपना वोट। तो ऐसा करें। मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में, मैंने पहले भी कहा कि हमारे ये जो आज़ादी है हमें बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली, और मिलने के बाद डेमोक्रेसी आई हमारी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप नहीं, इट इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि हमें इलेक्शन, हमें वोट डालने का हक मिला, और वोट डालने के लिए हम अब किसी के कहने पे ना वोट डालें, कोई पार्टी कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, इसलिए अपना यहाँ आपका मन बैठता है, आपको जो आपकी समझ के मुताबिक नहीं आती, पूछ के किसी को डिस्कस करके उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करें, और जहां आपको जो ठीक लगता है कैंडिडेट, जो पार्टी ठीक लगती है, उसको वोट डालें इंडिपेंडेंटली।
किसी के कहने या किसी लालच में आके किसी को वोट मत डालें। और वोट जरूर डालें, घर मत बैठे। जी ये राइट बहुत मुश्किल से मिला है। मेरा पब्लिक को, ये जो भी वोटर्स हैं, अब जो इलेक्शन आने वाली है, कि हर वोटर जो है निकले हाँ, और वोट डालें। क्योंकि घर बैठने से हो सकता है कि किसी दूसरे का फायदा हो जाए हाँ। जो हम नहीं करवाना चाहते। तो मैं कंक्लूड कर दूं? हाँ सर, कंक्लूड क्या है, मैं भी तो यही जो आपने कहा है इसको तो मैं एंडोर्स करता हूँ। जी। तो आपने एक अपने हाँ। दर्शकों को, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस, तो ये मैं कह दूंगा कि जो ये खुले साहब को थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ इनकी, कि भाई ये घर बैठे कि आप डिसाइड मत कर लेना कि ये कैंडिडेट नहीं है, ये भी उधर नोटा करना पड़ेगा। हाँ। उधर एक नोटा का वो भी है यहाँ पे जो आपका वोटर लिस्ट हाँ, में, उसी में होता है, उसमें हर एक मतलब ये आप लेकिन कई लोग लेथार्जिक होते नहीं जाते, और नहीं इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला जी, ठीक बंदे कोई बंदा ठीक नहीं है, वो वोट किसी नहीं और डालता। के फेवर में चला जाएगा ना। अब देखो ना, देखिए Majority होता क्या नहीं आ है, जाएगी। आपने एक पिछले अनिल कपूर की मूवी देखी होगी बॉलीवुड, उसमें वो जो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है वो कहता है, जो पहले एक उसमें कहते थे कि वो मतलब ये जो एक बाहुबली नेता था, तो जब वो एक प्रेस रिपोर्टर था तो जो अनिल कपूर थे इनको मिले, तो वो कहते हैं यार देखो आप क्या हो, जो हमारा यूथ है, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, ये कहते हैं कि ना कहाँ गंदगी में लड़ रहा है। फिर गंदगी जैसे आपने कहा कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे या पार्टिसिपेशन गंदगी नहीं साफ करेंगे कैसे होगी? तो फिर गंदगी साफ नहीं होगी। फिर पूरा किट के पास में आपको जाना पड़ेगा। हाँ। वो पॉलिटिकल पावर जो है बड़ी बड़ी जरूरी है इस सिस्टम। ये मतलब कि अगर कोई भी मसला है, चाहे रिजर्वेशन का है, चाहे किसी के राइट्स हैं, कुछ भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो पॉलिटिकल लेवल, हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं पढ़े लिखों वोटरों से, जो आप कहते हैं कि ये लसार जगह वोट नहीं डालने जाते, हाँ। तो इनको उत्सव की, फेस्टिवल की तरह इसको मनाना चाहिए। जैसे हमारी ईद आ रही है, जहाँ इसको वोट, हाँ, और गवर्नमेंट इंडिया की और अभी ये भी हो गया है कि अगर कोई हेल्दी है तो उसके घर पे भी जा सकते हैं, मतलब वो नहीं आना चाहता तो उसके, और दूसरे जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जैसे हमारे कश्मीरी, अब तो इस बार गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की है, क्लियरली जगह जहाँ जिस दिन इलेक्शन छुट्टी, और हमारी फेजेस में हो रही है इलेक्शन, हर एक को मतलब मौका मिल सकता है, पूरा मौका मिल सकता है। पता है, अब बहाना नहीं रखेगा बंदे का, रखना नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए कि भाई ये के बहाने से जाओ, मजे से उत्सव की तरह, उत्सव की तरह इसको उत्सव बनाओ। बिल्कुल, ये इलेक्शन का प्रोसेस को उत्सव लेके चलो, वोट डालो, फिर फैमिली जाओ, तभी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होगा। और अपनी अपनी हाँ। बात करो, पॉलिटिकल पार्टीज बड़े हाँ। कर रही हैं, जैसे मैडम ने कहा कि आपको उनका मैनिफेस्टो देखना चाहिए, हाँ। और जो पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच देखने, उनकी पुराना आप एंटीसीडेंट देखो, रिकॉर्ड देखो, काम कैसा किया है, क्या आगे देखो क्या परफॉर्मेंस कह रहे है, हैं। हाँ, बस वही। तो मुझे लगता है ये काफी है। मैडम जी आप करें धन्यवाद और करें इसको। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इलेक्शन कमीशन विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। तो आज हमने इस पर बहुत डिटेल्ड में, जो है हमारे दर्शक देख रहे हैं कि हमारे जज साहब और हमारे साथ जो जॉइंट डायरेक्टर पवन खजूरिया जी हैं, बहुत ही इस पर डिटेल्ड में डिस्कशन हुई है। सो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो और हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. We will come again with a new topic. Thank you. Thank you.